ये वीडियो आपके लिए लाया गया है बाय इनकॉक। आज हम एक और एपिसोड लेकर आए हैं कोल्ड फ्यूजन हिंदी का। आपको तो पता होगा किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ स्कैम होने का दर्द। ये तो ऐसे ही है जैसे कॉफी शॉर्ट पर गिर गई हो या टायर पंचर हो गया हो। लेकिन आजकल ये स्कैम्स और फ्रॉड्स एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। हम सिर्फ छोटे मोटे स्कीम्स की बात नहीं कर रहे हैं। आज के स्कैमर्स तो एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स और विजनरीज बन जाते हैं स्कैम चलाने के लिए। मीडिया इनके बारे में रिपोर्ट करती है और इन्वेस्टर्स इन्हें लैप अप कर लेते हैं और फिर आप देखते देखते अरबों डॉलर्स इनकी जेब में चले जाते हैं। हाल ही में इन स्कैम्स की रेट और स्केल देखकर हैरान रह जाओगे। सैम बैंकमैन-फ्रीड का FTX डिजास्टर सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जो पिछले साल हेडलाइंस में रहा। फिर चार्ली जेविस ने दुनिया की सबसे बड़ी बैंक JP मॉर्गन को धोखा दिया, उन्हें नकली कंपनी बेचकर। एक और इंटरेस्टिंग केस है, एक टिकटॉक ट्रेंड ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से $4.6 बिलियन चीट कर लिया। एक पॉलिटिकल डिसिडेंट्स ने लोगों को फेक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से धोखा दिया। तो आज हम इन सभी पे नजर डालेंगे और कुछ और भी चीजें देखेंगे। हमारे पास कॉफीजिला YouTube चैनल के स्टीवन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी होगा। तो आराम से बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दो क्रिप्टो रिलेटेड फ्रॉड्स की बात करते हैं जो पिछले साल मार्केट को हिलाकर रख दिया। FTX डिजास्टर शायद इस लिस्ट का सबसे फेमस केस है। ये एक $multi-billion फ्रॉड स्कीम थी जिसमें एक यंग बिलियनियर, उसके एक्स गर्लफ्रेंड और एक झूठ का जाल था पूरी दुनिया के सामने गिर गया। ये एक पागलपन भरा केस था और बाद में हम कॉफीजिला को लेकर आएंगे अपने पर्सपेक्टिव्स देने के लिए। इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड थे सैम बैंकमैन-फ्रीड, एक MIT ग्रेजुएट। 2019 में सैम ने FTX लॉन्च किया, एक क्रिप्टो एक्सचेंज और हेज फंड्स जो जल्द ही इन्वेस्टर्स के बीच हिट हो गया। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स की वजह से सैम को पहली नज़र में फिलॉन्थ्रोपिक, हम्बल और सिंपल नर्ड जैसा लगता था जिसने बहुत सारा वेल्थ इकट्ठा किया था। लेकिन असल में ये एक सोच समझकर बनाया गया इमेज था। बिहाइंड द सीन FTX वाले तो कॉलेज के बच्चे थे। सैम के इनर सर्कल में उसकी ऑन ऑफ गर्लफ्रेंड कैरोलाइन एलिसन और कुछ कॉलेज बडीज थे। पूरी कहानी दोहराए बिना FTX ने कस्टमर का पैसा पर्सनल एक्सपेंसेस में डाला और भी ज्यादा कस्टमर का पैसा रिस्की ट्रेड में डाला। ये ट्रेड्स एक सिस्टर फर्म एल्म रिसर्च ने किए जो कैरोलाइन एलिसन चला रही थी, जिनके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। अनफॉर्चुनेटली FTX के लिए एल्म ने कस्टमर का पैसा खोया, लेकिन सैम ने ब्रेव फेस बनाए रखने के लिए काम जारी रखा और इंटरव्यूज करता रहा और मीडिया उन्हें बहुत पसंद करती रही। फिर नवंबर 2022 में न्यूज़ आई कि FTX के बुक्स में बहुत सारे टोकन्स थे जो किसी चीज़ के बैग नहीं थे, बिल्कुल थिन एयर से बनाए गए थे। FTX के कस्टमर पैनिक कर गए और उन्हें उनका पैसा वापस चाहिए था, लेकिन वो सारा पैसा बैड ट्रेड्स में खो गया था। तो जब लोग अपना पैसा वापस लेने की कोशिश कर रहे थे, विड्रॉल्स फेल हो गए और FTX कोलैप्स हो गया। US अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सैम स्पॉटलाइट में रहने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्हें मल्टीपल टाइम्स झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। कॉफीजिला से हार्ड क्वेश्चन से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें बिटकॉइन एक्सचेंज पर डाला था। ऑब्वियसली इसके अराउंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज बहुत क्लियर थे। अगर ये सच है कि अपने क्लाइंट्स एसेट्स को इन्वेस्ट नहीं किया तो नॉट इवन इन द ट्रेजरीज, जैसा कि आपने अब एक डिलीट हो चुके ट्वीट के थ्रू कहा था, तो वो क्लाइंट एसेट अब कहाँ गए? मैं बस इसका जवाब देना चाहता हूँ और प्लीज़ मैं आपके क्वेश्चन की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपने इन सभी डिस्कशन को मोनोपोलाइज कर लिया है। कॉफीजिला, आपको दूसरों को बोलने देना चाहिए और आपको मेरी बात का जवाब देना चाहिए, ग्रैंड स्टैंड करने के बजाय। मैं समझता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हो, लेकिन आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि मैंने वहाँ कोई डिसीजन नहीं लिया। हमने बस विड्रॉल्स प्रोसेस किए जैसा हम नॉर्मली करते हैं। तक हम क्लियर नहीं हो गए कि हम और नहीं कर सकते। उस पॉइंट पे हमने उन्हें ऑफ कर दिया और उस पॉइंट पे एक बड़ा लिक्विडिटी होल था। ये हुआ था। अगर आप ये प्रोसेस जज करना चाहते हो और सोचते हो कि हम उन दिनों को फ्रैंटिकली न्यू विड्रॉल प्रोसेस कोड अप करने में बिताना चाहिए था, तो मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हो। हाँ श्योर, मुझे लगता है कि ये ठीक है। I mean, ये न्यू विड्रॉल प्रोसेस कोड अप करने के बारे में नहीं है, ये क्लाइंट एसेट को ट्रीट करने के बारे में है, जैसा आप उन्हें बताया था कि वो ट्रीट किए जाएंगे, राइट? ये एक बहुत अलग चीज़ है। लेकिन एनीवेज, मैं ग्रैंड स्टैंडिंग बंद कर देता हूँ सैम के लिए। थैंक्स गाइस। ओ माय गॉश, ये मीडिया अपीयरेंसेस कुछ एविडेंस थे जो कोर्ट में उनके अगेंस्ट लाए गए थे। इन्वेस्टिगेशन जारी रही थी। ये एक मीडिया सर्कस था और जब केस
न्यूज़ हेडलाइंस में एक्सप्लोड हुआ तो सच सामने आया। FTX तो बेरली एक कंपनी थी। यहाँ तो कोई रिकॉर्ड कीपिंग या रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम ही नहीं था। ये यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। अंत में अथॉरिटीज ने सैम को चार्ज किया कि उन्होंने FTX कस्टमर्स से कम $10 बिलियन चुराए थे। और फिर सवाल उठे कि ऐसा कैसे हो सकता है, रेगुलेटर्स कहाँ थे? ये रेगुलेटर्स के लिए एक झटका था और लग रहा था कि जो सिस्टम हमें सेफ रखने के लिए बनाए गए थे वो पूरी तरह से फेल हो गए। मैंने स्टीवन से पूछा कि उनके अनुभव के बारे में जब अमेरिकन गवर्नमेंट क्रिप्टो स्कैम से निपटने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बताया कि एक सेनेटर्स एड ने उनसे पूछा कि हम क्रिप्टो के साथ क्या करें, कैसे रेगुलेट करें। उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा और मैं सोच रहा था कि ये तो आपका काम है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप अपना काम मुझे क्यों आउटसोर्स कर रहे हो? मैं नहीं जानता, ये तो आपको पूरा दिन सोचना चाहिए। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो एक यूट्यूबर हूँ। सैम का ट्रायल अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था और ये एक शॉक था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैरोलाइन ने सैम के खिलाफ गवाही दी और उस समय स्टीवन कोर्ट रूम में थे। जब आपने उनसे बात की, आपने उसे क्लब हाउस पर 2 बार एम्बुश किया। उसने अपने आप को इन सब इंटरव्यूज में इम्प्लीकेट किया और कुछ इनमें आपके थे। उस समय वहाँ रहकर उसको डाउनफॉल होते हुए देखना कैसा लगा? ये एक अजीब पल था। मुझे अच्छा लगा कि मैं किसी को बेकार में सफ़र नहीं करने देना चाहता, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन समय के साथ बढ़ती है जब आप इन स्टोरीज को कवर करते हो और कुछ नहीं होता। लोग इससे बच जाते हैं और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि ये स्कैमर लोगों को हर्ट कर रहे होते हैं। तो सच में दूसरी तरफ एक ह्यूमन कॉस्ट है जो इनविजिबल होती है क्योंकि उनका कोई वॉइस नहीं होता, आप उन्हें देख नहीं सकते। तो ये एक सैटिस्फाइंग चीज़ थी कि कम से कम एक आदमी को ट्राई किया जा रहा है, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स बनाने का मौका मिल रहा है। उसके पास टेरिबल आर्ग्यूमेंट्स है तो वो गिल्टी चार्ज होगा। और ये बहुत सैटिस्फाइंग था और ये जानकर कि हमने इसमें छोटा सा हिस्सा था जो कि मुझे लगता है कि छोटा था, ये इनक्रेडिबल था। मुझे लगता है कि काम सबसे मीनिंगफुल है और ये सिर्फ रिपोर्टिंग में नहीं, असल में चीज़ें उसके बाद होते हुए देखना, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो मैं उन सभी लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ जो इस केस पर काम कर रहे थे, उनको नीचे लाने के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उन सभी रिपोर्टर्स के लिए जो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे थे और मुझसे पहले। और हाँ, ज्यूरी ने SPF को सभी काउंट्स पर गिल्टी पाया और वो पोटेंशियली 115 ईयर्स जेल टर्म का सामना कर रहे हैं। सेंटेंसिंग मार्च 2024 के लिए शेड्यूल्ड है। मीम ट्रेडर्स का एक कहावत है, टू द मून। कुछ लोगों को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी बनाई जिसका नाम था सेफ मून। ये देखो, ये बहुत सिंपल था। अब चलो एक और क्रिप्टो रिलेटेड फ्रॉड केस की तरफ बढ़ते हैं जो 2023 में हेडलाइंस बन गया था। ये केस FTX डिजास्टर के काफ़ी अलग था। मार्च 2021 में लॉन्च हुई सेफ मून एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट थी जिसका प्रेमाइस आईब्रो रेजिंग था। प्राइस सेफली टू द मून जाने की गारंटी थी। आइडिया ये था कि ये इन्वेस्टर्स फंड को एक लिक्विडिटी पूल में लॉक करती थी। कैसे, आप पूछ रहे होंगे? एक सिस्टम है जो हर ट्रांजैक्शन पर 10% फी लगाता है। फीस का पैसा यूजर्स को बीच इक्वली स्प्लिट होता है और दूसरा आधा सेफली सो कॉल्ड लिक्विडिटी पूल में लॉक हो जाता है। सिर्फ एक चीज़ थी कि इस पूल में एक लीक था, एक लीक जो सीधा स्कैम के क्रिएटर्स के पॉकेट में जाता था। उन्होंने बेसिकली बैकडोर एक्सेस था उन फंड्स का जो सभी सोचते थे कि सेफ थे। स्कैम को SEC और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक्सपोज किया था और उन्होंने सेफ मून के टॉप एग्जीक्यूटिव को फ्रॉड के चार्जेस में लगाया, एलिजिंग कि उन्होंने प्रोजेक्ट से $200 मिलियन विड्रॉ किए थे जब ये डाउन हो रहा था। लग्जरी कार्स और होम्स उनके कस्टमर्स के हार्ड अर्न मनी के डेस्टिनेशन थे। तो लोग इसके लिए कैसे गिर गए? ये इंश्योर करने के लिए कि लोग सोचे कि इन्वेस्टमेंट सेफ है, सेफ मून ने सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स को अपने टोकन को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए पे किया और उन्होंने ये किया बिना अपने फाइनेंशियल रिलेशनशिप या रिस्क डिस्क्लोज किए। ये सेलिब्रिटीज फिर अपने टोकन्स को ग्रेजुअली बेचने लगे, प्रॉफिट्स बनाते हुए और इन्वेस्टर्स को वर्थलेस टोकन छोड़ते हुए। प्राइस गिरने लगा जब लोगों ने रियलाइज किया कि ये सेफ लिक्विडिटी पूल एक्चुअली सिक्योर नहीं था। सेफ मून एग्जीक्यूटिव टीम में क्रिएटर केली नेगी, CEO जॉन कैरी और CTO थॉमस स्मिथ थे। केली अभी भी बड़ा है जबकि जॉन और थॉमस को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो चार्जेस फेस कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के। ये सिर्फ ऑनलाइन लैंडस्केप ही नहीं था जो फ्रॉड से रॉब्ड हुआ था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी मॉरल रॉट फिटनेस कर रहा था। और अब हम आते हैं स्कैंडल्स और फ्रॉड केसेस की तरफ जो बिजनेस वर्ल्ड को 2023 में रॉब्ड किया गया था।
आप कैसे जानते हैं प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स से जेपी मॉर्गन को स्कैम करने तक, दुनिया की सबसे बड़ी बैंक्स में से एक। अगर आपका नाम चार्ली जेविस है तो आपको ये सब कैसे होता है ये अच्छे से पता होगा। वो फ्रैंक की फाउंडर और सीईओ थी, एक फिनटेक स्टार्टअप जो स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप एक्सेस करने में हेल्प करने का दावा करती थी। फ्रैंक ने एक प्लेटफॉर्म ऑफर किया था जो फेडरल और स्टेट एड के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करती थी, साथ ही प्राइवेट लोन्स और ग्रांट्स के लिए भी। इसके मिलियंस ऑफ यूजर्स थे, हंड्रेड्स ऑफ पार्टनर्स थे और जेपी मॉर्गन के साथ एक ल्यूक्रेटिव डील थी, लेकिन ये सब एक झूठ था। चार्ली ने एक डॉजी प्रोफेसर से अप्रोच किया जो यूजर डेटा का अधिकांश फैब्रिकेट करता था। इसका पर्पस ये था कि फ्रैंक के यूजर्स की संख्या को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जाए और इससे ये वैल्यूएबल हो जाए और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उन्होंने जेपी मॉर्गन को अपना स्टार्टअप 175 मिलियन के लिए खरीदने में सक्सेसफुली डिसीव किया और प्रोसेस में खुद के लिए 45 मिलियन पॉकेट कर लिया। इस पॉइंट पे उन्हें शायद देश छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जेपी मॉर्गन ने चार्ली द्वारा दिए गए डेटा में यूजर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। ये ईमेल के थ्रू था और जब जेपी मॉर्गन ने हार्डली कोई रिस्पॉन्स रिसीव किए तो उन्हें रियलाइज किया कि उन्हें स्कैम किया गया था। उन्होंने टर्न अराउंड किया और प्रॉम्प्टली चार्ली को स्यू किया। SEC जल्दी ही इन्वॉल्व हो गया और उन्होंने उन्हें सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर और बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में लगाया। अब वो एक लंबी जेल सेंटेंस का सामना कर रही है अगर उन्हें ट्रायल में कन्विक्ट किया गया तो, जो अक्टूबर 2024 के लिए शेड्यूल्ड है। एक साइड नोट के तौर पर जेपी मॉर्गन भी बिल्कुल क्लीन नहीं थे। उन्हें गोल्ड और सिल्वर मार्केट्स को रेग करने में पकड़ा गया था। अभी तक के सालों में वो जेपी मॉर्गन चेस से मिलियन डिफरॉड करने के आरोप में अप टू 100 इयर्स इन प्रिजन का सामना कर सकते हैं। पिछले 12 महीने में सबसे शॉकिंग केसेस में से एक था क्रेडिट स्विस का कोलैप्स। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड के सबसे प्रेस्टिजियस और इन्फ्लुएंशियल बैंक में से एक था, जिसका इतिहास 1856 तक वापस जाता था। बैंक शुरुआत में उतना ही नोबल था जितना एक बैंक हो सकता है, लेकिन समय के साथ बैंक के इंटरनल कल्चर में एक रॉट शुरू हो गई। फ्रॉड, फॉरेन गवर्नमेंट को वेपन के लिए मनी फनलिंग और जनरल बैंकिंग क्राइम्स, ये सब एक दिन की ऑफिस की बात थी। लेकिन 2019 तक चीजें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि सीईओ को एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव पे स्पाई करने में पकड़ा गया था, जो यूबीएस बैंक ज्वाइन कर चुका था, उनका मेन राइवल। फिर 2021 में क्रेडिट स्विस ने नियरली $1 बिलियन लूज किया तो इन्वेस्टमेंट फंड में। बैंक के चेयरमैन ने 2022 में स्टेप डाउन किया और एमिड र्यूमर्स की बैंक ट्रबल में था। इन सब इंसिडेंट्स ने पैनिक स्पार्क किया और क्लाइंट्स के मैसिव विड्रॉल्स हुआ। 2022 के एंड तक उन्होंने बैंक से $119 बिलियन विड्रॉ कर लिया था। सिचुएशन 2023 में वर्सन हुई जब क्रेडिट स्विस ने इनफ कैपिटल रेज नहीं किया स्टे अफ्लोट के लिए और चीजें बेटर नहीं हुई। दो यूएस बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक भी उस टाइम कोलैप्स हुई, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में शॉक वेव्स भेजती हुई। बेसिकली क्लाइंट्स अब क्रेडिट स्विस से जितना दूर हो सकते थे उतना दूर हो गए थे। स्विस गवर्नमेंट ने इनफ देख लिया था। डिजास्टर ऑन द होराइजन देखकर $18 बिलियन ग्रांट किया गया एक मर्जर के लिए बिटवीन यूबीएस और क्रेडिट स्विस, और ये एक कॉन्टैजियन प्रिवेंट करने के लिए था। मार्च 2023 में क्रेडिट स्विस को उसके मेन राइवल यूबीएस ने पॉल्ट्री $3.3 बिलियन के लिए बेचा। ये एक बहुत ही सॉरी स्टेट था आफ्टर अ सीरीज ऑफ स्कैंडल्स, लॉसेस और क्राइसिस। बैंक के इन्वेस्टर्स ने ह्यूज लॉसेस सफर किए एज $17 बिलियन वर्थ ऑफ बॉन्ड जो क्रेडिट स्विस ने इशू किए थे वो वर्थलेस हो गए। एम्प्लॉयज फेस्ड अनसर्टेनिटी और पॉसिबल लेऑफ्स और ऑफ कोर्स बैंक्स ब्रांड्स और रेपुटेशन ट्रैश्ड हो गई। ओवरऑल क्रेडिट स्विस का डाउनफॉल ने तो बिग टू फेल नोशन के लिए बैंक्स को क्वेश्चन किया और स्विट्जरलैंड पोजीशन को अनसर्टेन कर दिया एज अ सेफ ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर। ATO ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस ने टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम किया है कि उन्होंने एक स्कैम को प्रमोट किया जो कम से कम $1.2 बिलियन के फेक GST क्लेम से रिलेटेड हुआ। ये टैक्स फ्रॉड 2021 के मिड में वायरल हुआ था। एक सीमिंगली हार्मलेस टिकटॉक ट्रेंड ने ऑस्ट्रेलियन टैक्स पेयर्स के लिए स्टैगरिंग $4.6 बिलियन का लॉस रिजल्ट किया। ये स्कैम ने ऑस्ट्रेलियन टैक्स सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। GST या गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक 10% टैक्स है जो ऑस्ट्रेलिया में आप जो कुछ भी खरीदते हैं या यूज करते हैं उस पर लगता है। अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं तो आप GST के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और अपने परचेजेस पर जो टैक्स आपने पेड किया है उसको क्लेम कर सकते हैं। तो शायद आप 2 और 2 जोड़कर समझ सकते हैं कि ये कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है।
स्कैमर्स ने स्कीम को पुल ऑफ करने के लिए 2 चीज़ों का एडवांटेज लिया। उन्होंने एक फेक बिजनेस क्रिएट किए, इतने दूर तक कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर क्रिएट किए जो किसी भी ऑस्ट्रेलियन बिजनेस के लिए एक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन है। फिर उन्होंने फेक स्टेटमेंट सबमिट किए, क्लेमिंग कि उन्होंने अपने बिजनेस पर बहुत सारे पैसे स्पेंड किए हैं, और फिर टर्न अराउंड करके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से 10% GST रिफंड मांगा। जैसे ही उन्हें पैसा मिला उन्होंने उसे विड्रॉ कर लिया और अदर अकाउंट्स में मूव कर दिया, पहले से ही ऑस्ट्रेलिया टैक्सेशन ऑफिस उन्हें पकड़ सके। स्कीम ने टिकटॉक के थ्रू ट्रांजैक्शन गेन किया, जहां इन्फ्लुएंसर्स ने इसे गवर्नमेंट से पॉकेट मनी बनाने का इजी वे प्रमोट किया। ये अननोन है कि पार्टिसिपेंट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस से अनजान थे, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अमंग मेनी अदर्स, लेकिन उन्होंने इसे एनीवे प्रमोट किया और बहुत सारे टिकटॉकर्स ने डॉलर्स साइन देखे। ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस ने फ्रॉड को पहली बार अर्ली 2022 में डिटेक्ट किया और एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जिसे ऑपरेशन प्रोटो कहा गया। ये एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन थी और इन्वॉल्व 600 स्टाफ। $2.7 बिलियन के फ्रॉडलेंट क्लेम्स को रोकने के बावजूद ATO ने स्कैमर्स को रोकने से पहले $1.6 बिलियन पे आउट किया। स्कैम ने कम से कम 56,000 पार्टिसिपेंट्स को रोक इन किया, मोस्टली लो इनकम बैकग्राउंड से, जो क्विकली मनी के प्रॉमिस को टेम्प्ट हुए। कुछ लोगों ने एक्चुअली अपनी रियल आइडेंटिटी यूज़ की, जबकि अदर्स ने स्टोलन वंस यूज़ की। कुछ तो आउटलो मोटरसाइकिल गैंग से लिंक थे और उन्हें प्रॉम्प्टली ATO और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने रेड किया। हालांकि ATO क्लेम्स कर रहा है कि उन्होंने फ्रॉड को कंटेन कर लिया, लेकिन रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ये शायद अभी भी परसिस्ट कर रहा है, लेकिन स्मॉलर स्केल पर। टिकटॉक GST स्कैम ने ऑस्ट्रेलिया टैक्स सिस्टम में एक वल्नरेबिलिटी लाई। ये सेल्फ असिस्टेंट और ट्रस्ट पर रिलायंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के स्लोनेस और मॉडर्न सोशल मीडिया के स्विफ्टनेस के बीच का डिफरेंस हाईलाइट करती है। जब तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने टर्न अराउंड किया, उन्होंने ओवर $1 बिलियन लूज कर दिए। आपने प्रोबेबली नोटिस किया होगा कि आपको रिसेंटली मोर स्कैम कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज और वेरियस फिशिंग अटेम्प्ट मोर ऑफन मिल रहे हैं। ये क्यों होता है? वेल, एक मेन रीज़न ये है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बेची जा रही है, आपको बिना जाने। ये इन्फॉर्मेशन स्कैम्स के लिए टारगेटिंग, अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजमेंट्स, आपके ब्राउजिंग हैबिट्स बेचने या इवन कमिट आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए यूज़ की जा सकती है। ये है जहां आज के स्पॉन्सर इनकॉग हेल्प कर सकते हैं। वो आपकी इन्फॉर्मेशन को डेटा ब्रोकर के रिकॉर्ड से डिलीट कर सकते हैं आपके बिहाफ पर। बस एक अकाउंट क्रिएट कीजिए, फिर इनकॉग डेटा ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकता है। फिर आप आराम से बैठ सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं और उन्हें बाकी का काम संभालने दे सकते हैं, कंप्लीट विद अपडेट्स ऑन हाउ द टास्क इज गोइंग। ऑनलाइन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लिंक बिलो में कोल्ड फ्यूजन कोड यूज़ कीजिए 60% ऑफ के लिए एक एनुअल इनकॉग प्लान पर। इनकॉग डोकोमो फ्यूजन पर जाकर शुरू कीजिए। ओके, अब वीडियो के पास वापस। सोचिए एक वीडियो गेम के बारे में जो इतना बज़ जनरेट करता है कि वो साल के सबसे एंटिसिपेटेड टाइटल्स में से एक बन जाता है। ये गेम बनाने की बात सिंपल लगती है, लेकिन ऐसी गेम का अटेम्प्ट पहले कभी नहीं किया गया था, क्योंकि इसके पीछे मैसिव टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। किसी भी समय टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑन प्लेयर्स ऑनलाइन हो सकते हैं। MMOs या मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम को पुल ऑफ करने के लिए रोबोबस्ट सर्वर और स्किल डेवलपर्स की ज़रूरत होती है, और ये कुछ चीज़ें थी जो इस गेम में कंपनी के पास नहीं थी। गेम ट्रेलर ने इम्प्रेसिव विजुअल्स और क्वालिटी दिखाई और ये जल्दी वायरल हो गया, लेकिन कुछ सही नहीं था। जो चीज़ें प्रॉमिस की गई थी और ट्रेलर्स की क्वालिटी वो टू गुड टू बी ट्रू लग रही थी, खास करके एक स्टूडियो के लिए जो सिर्फ 2 लोगों से बना था। वो तो लोग थे एडवर्ड और एन गटर। उनका मिक्स गेम डेवलपमेंट हिस्ट्री के बावजूद द डे बिफोर उनका बिग लीग्स में ब्रेक थ्रू होना था। भाइयों ने क्लेम किया कि उन्हें वॉलंटियर्स से ऑल अराउंड द वर्ल्ड असिस्टेंस मिली थी, लेकिन ये और क्वेश्चंस रेज करता था। जब ट्रेलर्स को इंटरनेट पर लोगों ने एनालाइज किया तो उन्होंने कॉल ऑफ ड्यूटी, स्नो रनर और इवन आई एम लेजेंड सीन के स्टोलन कंटेंट को फाइंड किया। इसके अलावा गेम एसेंशियली स्टॉक लाइब्रेरी एसेट से बिल्ड किया गया था और ट्रेलर्स के लिए वॉइस ओवर्स यूज़ किए गए थे, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक्साइटेड थे। लेकिन फिर रिलीज डेट को मल्टीपल टाइम्स पुश बैक किया गया। द डे बिफोर फाइनली December 7, 2023 को स्टीम पर अर्ली एक्सेस के लिए रिलीज हुआ, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर गेम्स। हालांकि इनिशियल एंटिसिपेशन हाई थी, प्लेयर्स ने क्विकली रियलाइज किया कि उन्हें बैम्बोज़ल्ड किया गया था। गेम को फ्रीक्वेंट क्रैशेस और बग्स से प्लेग किया गया था। ये इनकम्प्लीट था और कुछ भी ट्रेलर ने प्रॉमिस किया था उस जैसा नहीं था। ये ज़्यादा शॉर्टर था और सर्वाइवल गेम्स के बजाय, और वर्ल्ड एम्प्टी था, प्रिटी मच नथिंग टू डू के साथ।
ट्रेलर में दिखाया गया था मोस्ट ऑफ द फीचर वैनिश हो गए थे, गेम प्ले रिपीटेटिव था, एनिमीज बेयरली फंक्शन थे और इवन समथिंग एज बेसिक एज मील कॉम्बैट या हैंड टू हैंड कॉम्बैट गेम में एग्जिस्ट नहीं करता था। ये एक कंप्लीट डिजास्टर था। इसका रिजल्ट ये था कि द डे बिफोर ने स्टीम की हिस्ट्री में कभी देखे गए सबसे वर्स्ट रिव्यू रिसीव किए। इसके बाद रिफंड रिक्वेस्ट का सबसीक्वेंट ऑनस्लॉट हुआ। फैंटास्टिक स्टूडियो फेस एलिगेशन ऑफ एसेट डंपिंग, ट्रेलर और गेम प्लगैरिज्म, मैनिपुलेशन ऑफ स्टीम विश लिस्टिंग नंबर और अनपेड वॉलंटियर पर रिलायंस। ये इतना बैड हो गया कि स्टूडियो ने गेम्स लॉन्च के सिर्फ 4 डे बाद अपना क्लोजर अनाउंस किया। उन्होंने अपने सारे यूट्यूब वीडियोस डिलीट कर दिए। उनके सोशल मीडिया पोस्ट और गेम खुद स्टीम पर परचेज के लिए अवेलेबल नहीं थे। बाद में ये रिवील हुआ कि फैंटास्टिक बेसिकली एक शाम कंपनी थी। ये रशिया बेस्ड थी लेकिन सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड थी। ये एक फेक एड्रेस यूज़ करती थी और अथॉरिटीज से भागने के लिए परफेक्ट सेटअप थी। भाइयों ने पॉकेट किए हुए एग्जैक्ट अमाउंट अननोन है। कुछ एस्टिमेट्स इंडिकेशन करते हैं कि $3 मिलियन प्री ऑर्डर से इंजेक्ट किया गया था। सभी एक्यूजेशंस के सामने फैंटास्टिक फाइनल रेस्पॉन्स क्रेजी था। ये एक ट्वीट था जिसमें लिखा था, दिस इज़ आवर फर्स्ट बिग एक्सपीरियंस हैपेंस। कुछ गेमिंग कमेंटेटर्स बिलीव करते हैं कि ये स्कैम्स का एक न्यू ब्रीड कर सकता था। जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है, मॉडर्न गेम इंजन लाइक अनरियल इंजन 5 की वजह से डेवलपर्स के लिए AAA लुकिंग गेम बनाने में बहुत इजी हो गया है। लेकिन इसी ब्रीड में ये स्कैमर्स के लिए भी इजी बनाता है। तो हम प्रोबेबली मोर गेम ट्रेलर्स देखेंगे जो प्रोफेशनल दिखते हैं, सिर्फ फाइनली रिलीज होते हुए स्कैम गेम के रूप में, और फिर वो मनी के साथ भाग सकते हैं। अगर आप अपने होम कंट्री से भाग रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट के रॉन्ग डूइंग्स को एक्सपोज करना चाहते हैं तो लोग प्रोबेबली आपकी बात सुनेंगे। मोर सो अगर आप एक बिलियनियर है जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। माइल्स को एक फॉर्मर प्रॉपर्टी टाइकून जो चाइना से भागा। उन्होंने क्लेम किया कि उनका काम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सच्चाई को एक्सपोज करने के लिए डेडिकेटेड था। उन्होंने इनफॉर्मल ग्रुप का एक नेटवर्क भी बनाया और हजारों लोगों को अपने कॉज ज्वाइन करने के लिए रिक्रूट किया। उनके प्रोजेक्ट को डोनेट करने के लिए अक्सर पैसे मांगे जाते थे और इस तरह उन्हें $1 बिलियन रेज किया। विलियम जे हांगकांग और यूके का ड्यूअल सिटीजन था और गो का राइट हैंड मैन था, एक फाइनेंसर और एक मनी लॉन्डर। उन्होंने गो की हेल्प की थी 2 स्कीम क्रिएट करने में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। पहला एक ऑनलाइन मेंबरशिप क्लब था, जबकि दूसरा एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म था जो यूजर को गोस बिजनेस से लिंक्ड डिजिटल टोकन ट्रेड करने की अनुमति देता था। ऑफ कोर्स उन्होंने लार्ज रिटर्न्स का प्रॉमिस किया। दोनों मर्दों ने क्लेम किया कि इन्वेस्टेड मनी को उनके बिजनेस को डेवलप और ग्रो करने के लिए यूज किया जाएगा। जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली पैसा सीधा डुओ के लिए लैविश लाइफस्टाइल के लिए चला गया। ये एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज थे जिसमें न्यू जर्सी में एक 50,000 फीट मैंशन शामिल था। घर में सिर्फ रग्स ही $1 मिलियन के थे, अगर आप बिलीव कर सकते हैं। उनके पास एक $4.4 बिलियन का बुगाती भी था, एक लैम्बो, एक फरारी, $1 मिलियन याच, एक $62,000 का टीवी और एक $1,40,000 का पियानो, और बेसिकली जो कुछ भी गाइस चाहते थे। वो पैसा वेरियस बैंक अकाउंट में मूव करने लगे, अपने ट्रैक्स को हिडन करने की कोशिश कर रहे थे और फ्रॉड को जारी रखने की कोशिश कर रहे थे। स्कैम को इवेंचुअली यूएस अथॉरिटीज ने एक्सपोज किया, जो दोनों मर्दों के बैंक अकाउंट से $632 मिलियन से ज़्यादा सीज किया। उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया और उन्हें मल्टीपल काउंट ऑफ वायर फ्रॉड, सिक्योरिटी फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में लगाया। वो हर चार्ज के लिए 20 ईयर तक की जेल का सामना कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली, जब गो को मार्च 2023 में अरेस्ट किया गया, उसका अपार्टमेंट मेरिकुलसली आग पकड़ गया। क्या ये एक इत्तेफाक था या ये एक और एविडेंस हाइड करने की कोशिश थी? एक चाइनीज बिलियनियर्स पेंट हाउस में आग लग गई। सिर्फ उसके अरेस्ट के कुछ घंटे बाद उन्हें फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में भी लगाया गया। चाइनीज बिजनेस टाइकून गो वेनू, जो आधा डजन एनालिसिस से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्स्पिरेसी और फ्रॉड चार्जेस का सामना कर रहा है। एलिजिडली हजारों ऑनलाइन विक्टिम से $1 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सॉलिसिट करने के लिए। हम इन्वेस्टमेंट स्पेस में ऐसे स्कैम देख रहे हैं ग्रो होते हुए, और जब हम इकोनॉमी को वर्सन होते हुए देख रहे हैं तो मुझे सच में सरप्राइज होता है। ये मुझे सरप्राइज करता रहता है कि कितने लोग हैं जो अपने बहुत सारे पैसे ऐसे लोगों को प्रोवाइड करने के लिए विलिंग हैं। तो वहाँ आपके पास है। ये थे कुछ सबसे नोटोरियस फ्रॉड्स पिछले 12 महीने के, जबकि मैंने कुछ ऑनगोइंग केसेस शेयर किए हैं। एक इंसान हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन वंडर कर सकता है कि शैडोज में साइलेंटली कितने और प्ले में हैं।
अनफॉर्चुनेटली लोगों की वल्नरेबिलिटीज पे प्रे करने का एक ट्रेंड बन गया है, पैटर्निंग इकोनॉमी के साथ और क्विक वेल्थ का टेंटलाइजिंग प्रॉमिस के साथ। फाइनेंशियल वर्ल्ड का मर्कियर साइड फ्लरिश कर रहा है। ये केसेस ग्लोबली रेगुलेशन में क्रैक्स दिखाते हैं। इन फ्रॉड्स की स्केल और फ्रीक्वेंसीज हाईलाइट करती है कि अथॉरिटीज के लिए कैचअप करना कितना हार्ड है। अंत में हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा, और जैसा कि कहावत है, अगर एक ऑफर टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो शायद वो है। तो फील फ्री तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन बिलो में ड्रॉप करें। बातचीत जारी रखते हैं। जब हम सब शेडी स्कीम और फ्रॉडस्टर के बारे में अवेयर हो रहे हैं, मैं ये कॉफीजिला के हवाले करूंगा। कभी कभी समय ऐसा लगता है कि जैसे सोसाइटी कभी से बुरी हो गई है। लोग कहेंगे हाँ। क्या सोसाइटी कभी से बेहतर हो गई है? लोग कहेंगे हाँ। मुझे नहीं पता। हमेशा प्रेजेंट ऑब्वियसली ज़्यादा इमीडिएट लगता है। जब तक मैं जिंदा हूँ और इन चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि 2021 और 20 एक हाइट है, एक पीक थी, और मुझे लगता है कि हम जल्द ही एक और पीक पर पहुँचने वाले हैं। एआई के राइज के साथ मुझे लगता है कि स्कैम का प्रोलिफरेशन रूफ के थ्रू शूट होने वाला है, क्योंकि स्कैमिंग का कॉस्ट 0 हो जाएगा। थ्रू ट्रेडिशनली और रिस्क में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग, मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग समझते हैं कि एआई की कुछ सीरियस स्कैम रिस्क है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें रियलाइज़ है कि ये क्रिमिनल्स लाइफ को कितना बेहतर बनाता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपको पता है, एक केस, बहुत सारे केसेस जिन पर मैं काम करता हूँ, लोग पकड़े जाते हैं क्योंकि वो एक बडी के साथ काम करते हैं और वो बडी उन पर बता देता है। मतलब ये बडी बेसिकली उन्हें रैट आउट कर देता है, या बडी खुश नहीं होता और वो ये करते हैं, या कुछ होता है और आपको क्राइम में दूसरे लोगों पर रिलाय करना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप क्राइम में दूसरे लोगों पर रिलाय करते हैं तो आप यूजुअली क्रिमिनल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, जो कि सबसे ऑनरेबल होने के लिए जाने नहीं जाते। तो आपको पता है, आपके पास ये रिस्क होते हैं। अगर मैं कुछ कॉल सेंटर स्कैमर हूँ तो मुझे 1000 ऑफ पीपल हायर करने होंगे, शायद हंड्रेड्स, शायद इवन 10s ऑफ पीपल, जो मेरे लिए फ़ोन पर ऑल डे होंगे। मुझे उन लोगों को पे करना पड़ेगा, मुझे उन लोगों पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब मैं इस छोटे एआई बॉट को ट्रेन कर सकता हूँ कि वो मुझे लगभग नो कॉस्ट पर 10s ऑफ 1000 ऑफ कॉल करे। वो स्कैम मेरे लिए रन करते हैं और फिर तो सिर्फ मेरा कॉल 0 हो गया। मेरा रिस्क भी कम हो गया है, क्योंकि मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना पड़ेगा कि वो मेरा बैक ले। और कोई पेपर नहीं है, मतलब कौन मुझ पर बता देगा, राइट? मुझे सिर्फ ये छोटा मॉडल रन करना है। अगर आप फुल कॉफीजिला इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो वो बहुत मज़ा आया था, और हम बस कैजुअली बात कर रहे थे। कुछ लोगों को ये कॉफीजिला इंटरव्यू जो रोगन और लेक्स स्प्रेडमैन इंटरव्यू से ज़्यादा पसंद आया। मुझे बिल्कुल एग्री नहीं करना, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि लोगों को ये पसंद आया। वैसे मुझसे बस इतना ही। मेरा नाम डगुगो है। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी या बिजनेस में किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो फील फ्री कोल्ड फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डगुगो है और आप कोल्ड फ्यूजन हिंदी देख रहे थे। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन। कोल्ड फ्यूजन।